So our next book is Statistical Mechanics. Statistics को हम मैकेनिक्स में लगाएंगे। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ हमें किसी फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें आपने उस फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रखी है उसके बारे में आपने सारी चीज़ें बतानी है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुई होगी। एग्ज़ाम्पल फॉर्म में अगर मैं बात करूं कि सपोज़ मैं पानी को गर्म करता हूं, ठीक है, एक कंटेनर में मैं वाटर ले लेता हूं और उसको मैं हीट करता हूं, तो जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स दे वोंट गेन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब उनमें सेम एनर्जी नहीं होगी। इवन मैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी बात करूं तो सभी मॉलिक्यूल्स की सेम एनर्जी नहीं होती है, तो दैट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल में एनर्जी है लेकिन सेम नहीं है, बंच में सेम हो सकता है लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स में इंडिविजुअली अगर बात की जाए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थोड़ा काम करेगी। इन जनरल कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है, इस वक्त एनर्जी की बात हो रही है, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो आप कौन सी मैकेनिक्स लगाएंगे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सपोज़ आप हाथ में रेत, ठीक है, रेत के पार्टिकल हाथ में पकड़े और आपने ज़ोर से फेंके, तो क्या सभी के सभी पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस के ऊपर गिरेंगे? आंसर इज नो। होता क्या है कि कुछ पार्टिकल्स शुरू में गिर जाएंगे और कुछ पार्टिकल्स बहुत लास्ट में, और मेजॉरिटी बीच जिससे में होगी। ठीक है, जब आप फेंकोगे पार्टिकल्स को तो सभी पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस पर नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि सभी को आपने मौका तो सेम दिया लेकिन सभी ने सेम एनर्जी गेन नहीं की। तो देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या है? अगर मैं बोलूँ एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो कुछ एक पार्टिकल्स की बहुत कम एनर्जी जो सबसे पहले गिर जाएंगे, कुछ पार्टिकल की ज़्यादा, कुछ पार्टिकल की ज़्यादा। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, यहाँ मैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को, ठीक है, ये वाई एक्सिस बना दूँ, एक्स एक्सिस बना दूँ, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है, उसको मैं एनर्जी के साथ प्लॉट करूँ तो कम एनर्जी वाला भी बहुत कम पार्टिकल्स होंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले भी बहुत कम पार्टिकल्स होंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा। हाँ, शेप उसका डिफरेंट हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा उसके बारे में बातें होंगी, बट जितनी बार मर्जी आप, ठीक है, इस रेत को फेंक लीजिए, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा, उसमें सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेंगे। उसी तरीके से पानी में बात करें, जो मैंने अभी बात की, सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम नहीं है, सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। कुछ एक वाटर मॉलिक्यूल्स की बहुत कम एनर्जी होगी, कुछ एक की बहुत ज़्यादा होगी, और मेजॉरिटी फिर बीच में। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक कर्व ज़रूर बनेगा, और जिसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वो फिर इवेपोरेट कर सकते हैं। ठीक, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जिनकी ज़्यादा एनर्जी होती है वो फिर इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियर होनी चाहिए कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगे, हम स्टडी इसको कैसे करें। इसके लिए हमारे लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात होगी। इवन एक टीचर अगर 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो उस हर एक की एक्सेप्टेंस सेम नहीं होती है। यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स लगती है। एक ही टीचर 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है लेकिन बहुत कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी बहुत कम होंगे, बहुत ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी बहुत कम होंगे, मेजॉरिटी भी जिसमें देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, में कोई शक नहीं है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम अब स्टडी कर रहे हैं और उसको हम फिज़िक्स में अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ी मैथमेटिक्स के बारे में बात करनी है और वो किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स चलेगी उसकी बात है। तो सबसे पहली टर्म जो है दैट इज़ ट्रायल। ठीक है,
टर्मिनोलॉजीज पहले क्लियर होनी चाहिए। पहला चैप्टर ठीक है मैथमेटिकल ही है, हम कहीं ऐसे फिजिक्स में अप्लाई शायद नहीं करेंगे। द फिनोमेना ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए हम ट्रायल करेंगे, और ट्रायल के बाद हमें क्या मिलता है, दैट इज़ आउटकम, और उस आउटकम को हम क्या बोलते हैं, इवेंट कहते हैं। जैसे हमारे पास ये डाइस है, ठीक है, जब हम इसे उछालेंगे, ठीक, फाइनली हमारे पास सपोज 4 आता है, तो 4 हमारा क्या बनेगा, दैट इज़ इवेंट, ठीक है। इसको टॉस करेंगे 6 भी आ सकता है, तो 6 भी एक इवेंट है। तो फाइनली व्हाट इज़ द आउटकम, ठीक है। तो ट्रायल क्या हुआ, द टॉसिंग ऑफ दिस, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, तो ये ट्रायल हो गया, और इसका जो आउटकम है वो क्या बन जाएगा, दैट विल बी एन इवेंट। उसी तरीके से अगर मैं कॉइन की बात करूं, ठीक है, कॉइन को उछालूं तो हेड हो सकता है, ठीक है, टेल हो सकता है, ठीक। तो उछालना क्या हो जाएगा, दैट इज़ ट्रायल, और हेड आता है अगर तो दैट इज़ इवेंट, टेल आता है तो वो भी एक इवेंट है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। 2 मैंने टर्म्स आपको बताई। थर्ड टर्म इज़ इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। तो इक्वली लाइकली इवेंट क्या है, द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली, ठीक है, अगर एक को दूसरे की प्रेफरेंस में हम नहीं देख सकते। जैसे मैं कॉइन को उछालता हूँ, आप बोले नहीं हेड ही आएगा, ऐसा तो नहीं है, आप बोले टेल ही आएगा, ऐसा भी नहीं है, हेड नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है, और टेल नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। आप जब डाइस उछालते हैं कि 6 ही आएगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, कोई और ही आएगा, ऐसा ही नहीं है, कोई और नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। तो आप एक इवेंट को, ठीक है, एक आउटकम को दूसरे के प्रेफरेंस में नहीं ले सकते कि वो उसकी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सभी की पॉसिबिलिटी सेम है, तो द इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। और जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम जब एक्सप्लोर कर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस। ये हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। जैसे अभी मैंने आपको बोला डाइस उछालते हैं तो इसमें 3 डॉट, ठीक है, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट ये आ सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये सैम्पल स्पेस। कर्ली ब्रैकेट्स में इसको हम शो करते हैं, तो ये सैम्पल स्पेस हुआ, और इसमें कितना नंबर बना टोटल, 6। तो दैट इज़ कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने पॉसिबल हैं, दे आर 6। उसी तरीके से जब आप कॉइन उछालोगे तो इसमें या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो ईदर हेड और टेल, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, सैम्पल स्पेस। सिंगल कॉइन की बात हो रही है। और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 2 ही है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोले जाते हैं, व्हेन दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। जैसे अभी मैंने कॉइन की बोली, हेड और टेल इकट्ठे तो नहीं आ सकते, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डाइस में 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, ठीक है, ये इकट्ठे नहीं आ सकते, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है। अगर उसकी बात की जाए, फेवरेबल इवेंट का मतलब क्या है कि भाई द पॉसिबल इवेंट्स ऑफ अ ट्रायल विच इंश्योर द अकरेंस ऑफ द पर्टिकुलर आउटकम, ठीक है, इंश्योर कर रहे हैं पर्टिकुलर आउटकम को, उसको हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल इवेंट। कि हम ये चाहते हैं, अब देखते हैं वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं 2 डाइस इकट्ठे उछालता हूँ, ठीक है, जब मेरे पास 2 डाइस हैं और मैं इकट्ठे उछालूँ, और सपोज़ यहाँ मैंने एग्जांपल लिया कि टोटल सम इज़ 8, ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि दोनों के डॉट्स का सम क्या हो, 8 हो। आता है नहीं आता दैट्स सेपरेट, बट दैट्स व्हाट आई वांट। तो क्या हो सकता है, एक में 2 डॉट आ जाए, एक में 6 डॉट्स आ जाए, ठीक है। अब 6 से ज़्यादा 7 तो हो नहीं सकते, ठीक है, तो 1 6 तो चलेगा नहीं। बात समझ में आया कि नहीं। तो 1 के साथ तो मैक्सिमम 6 हो सकता है, ठीक है, तो 1 के साथ तो चलेगा नहीं, तो पहले में 2 तो कंसिडर करने पड़ेंगे। 2 6 ये पॉसिबिलिटी है, फिर इसमें 3 आ जाए और इसमें 5 आ जाए, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट आपके पास एक में 3, एक में 5,
नेक्स्ट बात करूं, एक में 4 दूसरे में भी 4, ठीक है, जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है। पहले में भी 4 दूसरे में भी 4, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास वेरियस पॉसिबिलिटीज़ की अगर बात की जाए, पहले में 2 दूसरे में 6, 3 5 4 4 5 3 6 2। तो हमारे पास जो फेवर कर रहे हैं इवेंट्स, ठीक है, वो कौन से हैं? 1 10 2 3 4 5 इवेंट्स, ठीक है, दे आर फेवरिंग द टोटल नंबर इज 8, तो दे आर द फेवरेबल इवेंट, ठीक है। अगर बात की जाए दे आर द फेवरेबल इवेंट्स की टोटल नंबर आपके पास क्या है, दैट इज 8। और फिर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा, यहाँ थोड़ा सा लिखा जरूर है, बाद में बात करता हूँ इसकी। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है एक का अकरेंस दूसरे को हिंडर नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं ये 2 डाइस की बात करूं, ठीक है, कि पहले में आपके पास 2 आएगा तो दूसरे में भी 2 आएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, दूसरे में कुछ और भी आ सकता है। तो पहले डाइस की अकरेंस दूसरे को हिंडर नहीं कर रही है, तो दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर पैक ऑफ कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें से एक कार्ड मैं निकालूं, जो भी आता है मैं वापस रख दूं, जब मैं दूसरा कार्ड खींचूंगा तो वो पहले पर डिपेंड नहीं करेगा, तो देयर विल बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं पहला कार्ड निकाल लेता हूं और मैं उसको वापस नहीं डालता हूं, तब पैक ऑफ कार्ड्स में आपके पास 52 की जगह 51 रह जाएंगे। अब जो नेक्स्ट आएगा वो प्रीवियस पर डिपेंड करना शुरू कर देगा, दे विल बी डिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 1-2 चीज़ें मैंने नोट फॉर्म में लिखी है, क्या कि अगर सपोज 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है रादर, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में बात कर रहा हूँ, डिपेंडेंट इवेंट्स में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक। एक की होने की प्रोबेबिलिटी सपोज P1 है, दूसरे की सपोज P2 है, तो दोनों के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट विल बी द प्रोडक्ट। उसी तरीके से 3 है, तो तीनों के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द 3। एग्जाम्पल फॉर्म में मैं बात करूंगा, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। वो क्या, वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं दूसरे पॉइंट को भी और एक और पॉइंट कर दूं, फिर मैं इस सारी चीज़ को क्लियर करता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है? इफ एन इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, ठीक है, एंड अनदर इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, इंडिपेंडेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? दे विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट, दैट मीन्स m इंटू n, ठीक है। प्रोडक्ट की फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बन जाएंगे। एक इवेंट m तरीकों से हो सकता है, दूसरा इवेंट n तरीकों से हो सकता है, तो जो दोनों की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे? m इंटू n। जैसे एग्जाम्पल फॉर्म में बात करूं कि एक डाइस को उछाला जाए, तो आपके पास 6 पॉसिबिलिटी मैंने बोला। सेकेंड डाइस को इंडिविजुअली उछाला जाए तो आपके पास फर्दर 6 पॉसिबिलिटी होंगी। लेकिन जब दोनों को इकट्ठा उछालेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 m इंटू n, आपके पास 36 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। मेरा कहने का मतलब सीधा है कि जैसे मैं कहूँ ये 1, ठीक है, और दूसरे में भी 1, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, ठीक है, फिर 1 के साथ 4 भी एक पॉसिबिलिटी होगी, 5 एंड 6, ठीक है। फिर वही चीज़ मैं 2 के साथ शुरू कर दूंगा, 2 के साथ 1 2 3 4 5 6। मेरा कहने का मतलब सीधा क्या है कि भाई पहले में एक डॉट आया, ठीक है, दूसरे में भी एक ही आया, ये पहली पॉसिबिलिटी। पहले में एक, दूसरे में 2 डॉट आए, 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। फिर पहले में 2, दूसरे में एक, फिर पहले में 2 2 2 2 3 सो ऑन 2 6 तक जाएगा। वैसे 3 1 से 3 6 तक जाएगा, 4 1 से 4 6 तक जाएगा, 5 1 से, ठीक है, 5 6 और 6 1 से 6 6 तक जाएगा। तो ये 36 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बन जाएंगी दोनों को जब आप इकट्ठा उछालोगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो जाएंगी? m इंटू n। उसी तरीके से अगर मैं सिर्फ एक कॉइन को उछालता हूँ तो हेड और टेल है,
ठीक है, दूसरे कॉइन को उछालता हूँ तो उसमें भी हेड और टेल है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, देखिए दोनों में हेड, ठीक है, हेड टेल ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, फिर टेल हेड ये पॉसिबिलिटी है, एंड टेल टेल ये पॉसिबिलिटी है। तो आपके पास 2 × 2 4 पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी जब मैं दो कॉइन्स को इकट्ठे उछालूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ m × n हो जाती हैं। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम दो टाइप की बात करेंगे, एक होगी अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी, अप्रायोरी PRIORI अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी, और एक है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी जो है वो दैट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है, थ्योरेटिकल है, हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे फिर भी हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। और जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है दैट इज एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, हम वाकई में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। एग्जाम्पल फॉर्म में अभी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या कि हम दो डाइस इकट्ठे उछालते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 36, अभी एक्सप्लेन किया मैंने। और अगर मुझे टोटल सम कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल सम इज 8? तो दैट विल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स 5, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट इज 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/36। और ये प्रोबेबिलिटी क्या है, अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमने कोई एज सच एक्सपेरिमेंट नहीं किया फिर भी प्रोबेबिलिटी की बात की, प्रायर टू एक्सपेरिमेंट हम बात कर रहे हैं, देन दिस इज अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी। तो वो क्या आपके पास बन के आई, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय एग्जॉस्टिव इवेंट या फिर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस। उसी तरीके से जब आप हेड और टेल की बात करते हैं तो एक कॉइन को जब आप उछालते हो, ठीक है, सपोज मैं एक कॉइन को उछालता हूँ तो मेरे पास सैंपल स्पेस में हेड और टेल है, ठीक है, तो हेड को कितना फेवर कर रहा है, दैट इज 1, टेल को कितना फेवर कर रहा है, दैट इज 1, लेकिन एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितने, दैट इज 2। तो हेड की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस, तो 1/2। उसी तरीके से टेल की। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास दो कॉइन हैं, ठीक है, तो आपने क्या बोला, हेड हेड पॉसिबिलिटी है, हेड टेल पॉसिबिलिटी है, टेल हेड पॉसिबिलिटी है, टेल टेल पॉसिबिलिटी, दिस इज द सैंपल स्पेस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि हेड हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों में हेड आए, तो यहाँ सिर्फ फेवरेबल इवेंट एक हुआ, टोटल कितने 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड क्या हो जाएगा, दैट इज 1/4, फेवरेबल इवेंट्स 1 एंड टोटल इज 4। फिर मैं बोलूं कि भी एक में हेड और एक में टेल, आइदर हेड टेल और टेल हेड, ये ऐसा आ जाए, तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे 2 और टोटल कितने, दैट इज 4, तो 2/4 मतलब 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। और सिर्फ अगर टेल टेल की बात करूं तो एक, तो टेल टेल की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि एक फेवर कर रहा है और टोटल कितने, दैट इज 4, ठीक है। अब जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक नोट बताया था क्या कि टोटल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू द प्रोडक्ट, अगर बात की जाए प्रोडक्ट की फॉर्म में आप बताते हैं, ठीक है, ये दिस हेड इज इंडिपेंडेंट, तो इंडिविजुअल हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी, दिस 1/2, इंडिविजुअल हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी, दिस अगेन 1/2, लेकिन दोनों के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/4। एक तो आप इस तरीके से बता सकते हो, दूसरा आप रूल लगा सकते हो क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड and probability of head in one coin in the second coin. This is the total probability of head-head combination. तो this is 1/2 and this is again 1/2. तो product क्या हो जाएगा 1/4, जो sample space वाले उससे भी आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैं और बात करूँ, टेल टेल की बात करूँ, तब भी आपके पास क्या बनेगा, that is 1/4। और मैं अगर हेड टेल की बात करूँ तो इसकी 1/4, इसकी 1/4, लेकिन इसमें ऐड करना पड़ता है, तो 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2, जो 1/2 है। तो मतलब आप दोनों तरीकों से प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, बट ये इसमें हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, दिस इज अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल। सपोज मैंने एक कॉइन उछाला, ठीक है, 10 टाइम्स, ठीक है,
कि 10 टाइम्स उछाला, सपोज 5 टाइम्स हेड आया, 4 टाइम्स हेड आया और 6 टाइम्स टेल आया। सपोज दिस इज द केस कि आपने कॉइन उछाला, ठीक है, 5 टाइम्स, चलिए यहाँ लिखा जैसे 3 टाइम्स सपोज क्या आया, दैट इज हेड, एंड 7 टाइम्स क्या है, दैट इज टेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स गिवन आउटकम कम्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसको ट्रायल कर लेना, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन आउटकम कम्स, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हेड 3 बार आया और टोटल कितनी बार आपने उछाला, दैट इज 10 टाइम्स। तो आपके पास 3 टाइम्स हेड आया, 3 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इट इज एम्पिरिकल, ठीक है, इट इज एक्सपेरिमेंटल। 7 टाइम्स टेल आया तो इट्स 7/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है, इट्स कैपिटल T, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 7/10, इट इज एम्पिरिकल। किसी केस में 4/10 और 6/10 भी हो सकता है, दैट इज श्योर, ठीक है। तो वो बोली क्या जाएगी, दैट इज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है हेड की, दैट इज 1/2, दैट इज अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं नंबर ऑफ ट्रायल जैसे यहाँ 10 किया था, अगर मैं 100 कर दूं, ठीक है, तो ये 30/100 नहीं आएगा, ठीक है, इट विल बी अराउंड, अगर 50-50 करूं तो इट मे बी 40-60, इट मे बी 38-62, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट आप 1/2 को टोटलिटी में अप्रोच करना शुरू कर देंगे। अगर मैं सपोज 100 की बजाय 1000 टाइम्स कर दूं तो 50-50 इज 500। आप उसमें भी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी को चेक कीजिए, आप 1/2 के और क्लोज पहुंच जाएंगे। आप 10,000 टाइम कीजिए, आप 1/2 को और क्लोज पहुंच जाएंगे। तो एज आई इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, कैपिटल N को जब मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है, तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी को अप्रोच करती जाएगी। तो वही चीज़ है क्या, लिमिटिंग वैल्यू, number of trials approaching towards infinity, that is very very large, then the empirical probability that approaches the a priori probability. तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा, empirical probability is the experimental probability and the a priori probability is the theoretical concept, और जो empirical probability है वो अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी को अप्रोच करेगी व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। और अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं हम इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए, ठीक है। अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए ही करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये प्रिंसिपल आप ध्यान में रखिएगा। तो दिस इज द माय फर्स्ट लेक्चर